Yes, good morning everyone. Welcome to the class. So now we are going to continue same chapter, US hegemony. Actually this chapter is related from syllabus क्योंकि अब hegemony अमेरिका की रह भी नहीं गई है ना, वायरस ने सब कुछ खत्म कर दिया, अब उसकी कोई दादागिरी नहीं रहेगी और यूएस के मुकाबले में और बहुत से अच्छे कंट्री आ गए हैं। जापान कोई पीछे नहीं है, इजराइल पीछे नहीं है, इंडिया पीछे नहीं है, चाइना सबसे आगे हो रहा है, तो इसलिए शायद चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया। बट फ्यू टॉपिक्स आर एडेड इन सिलेबस दैट वी आर कवरिंग। 9-11 का हमने कर दिया था एंड yesterday we have discussed. हाँ जी किरण, unmute yourself बेटा, good morning. But we have cleared yesterday. Good morning, ma'am. Good morning Kiran. But we have covered yesterday. Yes, ma'am. Soft powers of hegemony, structural powers, hard powers. हार्ड पावर हमने पढ़ा नहीं था, जस्ट आई टोल्ड यू ओनली, पढ़ा नहीं था हमने हार्ड पावर। अच्छा, सॉफ्ट पावर मैंने आपको बोला था पढ़ लो, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज सम ऑफ द टॉपिक्स आर एडेड इन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में थी, अदरवाइज तो वो भी नहीं करना था। नाउ ओपन योर बुक। Constraints on American power. This we will not do. India's relationship with US. This we will do. दिक्कत है ना? Yes. हाँ जी, India's relation with US. Start Sukhman. During the Cold War years, India found itself on the opposite side of the divide from the US. During the Cold War years, India found itself on the opposite side of the divide of US. कोल्ड वॉर के टाइम पे दो ब्लॉक्स बने थे, एसयू और अमेरिका, तो हम तो अमेरिका में शामिल हुए नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमने अमेरिका को दुश्मन बना लिया था। फटाफट पढ़ दो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक 4 मार्क्स से चलो। India's closest friendship during those years was with the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself friendless in an increasingly hostile international environment. चलो थोड़ा सा हम सोवियत यूनियन के पास चले गए थे। सोवियत यूनियन हमारा अच्छा दोस्त था और अमेरिका के साथ हमारी इतनी बनती नहीं थी, बट वो गड़बड़ हो गई, जो हमारा दोस्त था वो खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो अब हमारा दोस्त तो रहा नहीं, थोड़ा सा हम अमेरिका के पास चले गए। हाँ सुखमन, फिर क्या हुआ? However, these were also the years when India decided to liberalize its economy and integrate it with the global economy. उसी टाइम पे ना हम लोग ये सर्च कर रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी जिस देश की अच्छी है वो देश बढ़िया है, जहाँ पैसे की कमी नहीं ना होती, दैट फैमिली विल बी हैप्पी। जहाँ पैसे की कमी होती ना, सफरिंग विल बी इन दैट फैमिली। तो हम तब सोच रहे थे कि अपने देश की इकोनॉमी को, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि देश की इकोनॉमी को सही कैसे रखें। हाँ जी बेटा। This policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner for a number of countries, including the US. तो फिर हमारा ये जो टारगेट था जो रिसेंट ईयर में हो रहा था, अमेरिका का भी यही टारगेट था, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, तो दोनों हम थोड़ा एक दूसरे के पास आ गए। कौन दोनों? इंडिया और अमेरिका। अच्छा, आज लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा? इतने हालात खराब हो चुके हैं, आज फिर भी लॉकडाउन नहीं लग रहा। इवन के जो पहले लॉकडाउन लगा था उससे ज्यादा हालात अब खराब है। हाँ ईशा। मैम क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी डाउन ना हो जाए। हाँ, अगर लॉकडाउन लग गया, 2 महीने घर बैठ के खाएंगे, देश कहाँ से खिलाएगा हमें? तो इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएगी। पहले ही हम लोग बहुत गरीब हो चुके हैं और 4 महीने लॉकडाउन रहा, काम नहीं करेंगे, घर बैठ के खाते रहे तो डिप्रेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इस टर्म को, इकोनॉमिक डिप्रेशन, पैसे की कमी, इकोनॉमिक डिप्रेशन। हाँ जी सुखमन। It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in Indo-US relations in recent years.
तो चलो इस टर्म में एक सबसे बड़ी टर्म सामने आई थी, वो थी इंडो यूएस रिलेशन, यानी कि इंडिया, इंडो मतलब इंडिया, इंडिया और रशिया के रिलेशंस। हाँ जी बेटा। These factors relate to the technological dimension and the role of the Indian American diaspora. हाँ जी, these Indeed, factors relates to technological dimension and the role of Indian American diaspora. Indeed, these two factors are interrelated. अब ये दोनों चीजें इंटररिलेटेड थी। इंडिया को अमेरिका की जरूरत थी, अमेरिका को इंडिया की जरूरत थी। ऐसा क्या था अमेरिका की खास बात? हाँ जी, 4 पॉइंट्स फटाफट पढ़ दो। Indeed, these two factors are interrelated. Consider the following facts. First, the US absorbs about 65% of India's total exports in the software sector. ठीक है, नेक्स्ट। 35% of technical staffs Boeing is estimated to be of Indian origin. ठीक है, नेक्स्ट। Next. Okay, wait. 300,000 Indians work in Silicon Valley. 15% of all high-tech startups are by Indian Americans. ओके, अब तू मुझे बता, तूने इसमें क्या पढ़ा चारों बातों में? सुखमन कुछ खास बता, क्या पढ़ा, फिर मैं बताती हूँ। जो यूएस था उसने 65% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी जो थी उसने मतलब एब्जॉर्ब कर लिया था। अच्छा, जो लिखा वही ट्रांसलेट करी जा रही है। अगला पॉइंट बोल जरा। हाँ, समझ ही नहीं लगी। कोई बात नहीं, अगला 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 क्या? 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ, हम पता ही नहीं, वर्ड ही ऐसे है। अच्छा, अगला थर्ड। हम समझ ही नहीं लगे, चारों पॉइंट ही नहीं समझ लगे। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं लगी सुखमन को, तो फिर वो नहीं। क्या बताएगी? हाँ चलो मैं समझाती हूँ। एक ना वर्ड आया डायस्पोरा, मिला आपको? इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। तो राइट डाउन इट्स मीनिंग। डायस्पोरा क्या होता है? पीपल हु हैव लेफ्ट देयर होम कंट्री, people who have left their home country. इसको बोलते हैं डिस्पर्शन, जो अपना देश छोड़ देते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ चारों बातें क्या है। हाँ जी, नाउ शी हैज रेड the US absorbs about 65% of India's total export in the software sector. यूएस ले लेता है, एब्जॉर्ब मतलब अपने में ले लेता है 65% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। सॉफ्टवेयर सेक्टर में जितना एक्सपोर्ट करता है ना, बाहर से मंगवाता है। एक्सपोर्ट होता है बाहर से मंगवाना, इंपोर्ट होता है ले लेना, सामान ले लेना। मैं कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट शर्ट है, इंपॉर्टेंट शर्ट मतलब इंपोर्ट करी हुई है, ये बाहर से आई है शर्ट। आप समझते हो, हम ये टर्म यूज करते हैं ना, इंपोर्टेड, इंपोर्ट करी हुई है। ये नहीं है, ये मेरी यूनिफॉर्म की लोकल शर्ट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑन इंडियन ऑरिजिन। फील प्राउड टू बी एन इंडियन। 35% स्टाफ इनका टेक्नोलॉजी का, बोइंग मतलब बोइंग जंबो जेट एरोप्लेन्स का, वो 35% हमारा इंडिया का है। आगे लिखा है 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली। वाओ, सिलिकॉन वैली जहां पर गूगल का प्लांट है, वहां पर 3 लाख लोग इंडिया के हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। तो इतना ज्यादा काम हम लोग इंडियन करते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो अमेरिका हमें कैसे छोड़ता? अमेरिका को हम भी नहीं छोड़ पाते हैं। सॉफ्ट पावर का हमने बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां पढ़ ली थी। अच्छा, अब जो दूसरे कंट्रीज हैं, किरण पढ़ना जरा, लाइक अदर कंट्रीज। Like all other countries, India too has to decide exactly what type of relationship it wants with the US in this phase of global hegemony.
अब The global choices are hegemony not चल रही थी exactly पूरी दुनिया में, अमेरिका का बोलबाला था, तो फिर इंडिया भी जानना चाहता था कि यूएस के साथ हमने रिलेशन तो रखने हैं। समझ नहीं आ रही थी कैसे रिलेशन रखे, दुश्मनी हम कर नहीं सकते थे, दोस्ती हम छोड़ नहीं सकते थे। तो व्हाट इंडिया डिसाइड? हाँ जी। the choices are not exactly easy. Within India, the debate seems around three possible strategies. Those Indian analytics who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness between India and the US. They चलो, would दुनिया prefer डर that गई है India जब हम अमेरिका के पास जाते हैं, दुनिया डर जाती है कि इंडिया ऑलरेडी पावरफुल है, अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के साथ जुड़ गए कि तो और पावरफुल हो जाएगा। तो हम दोनों की दोस्ती लोगों को पसंद नहीं, लोगों मतलब अदर कंट्रीज को। हाँ जी किरण। they would prefer that India maintains its aloofness from Washington and focuses upon increasing its own comprehensive national power. तो वो लोग सोचते हैं, बाकी कंट्री सोचते हैं अलूफनेस, इसको अलग ही रहना चाहिए और अपनी इंडिया को अपनी सिर्फ मिलिट्री पावर जितनी बनानी है बढ़ा लेनी चाहिए। दो पावरफुल दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो बाकी उनसे सब डरेंगे ना। हाँ जी। Another analyst sees the growing convergence of interest between the US and India as historic opportunity for India. जबकि दूसरे लोग They ये मानते हैं कि advocate अगर a इंडिया को strategy मौका that मिला है, दूसरे लोग मानते हैं कि अगर इंडिया को मौका मिला है अमेरिका से दोस्ती करने का तो जरूर करनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ जी। they advocate a strategy that would allow India to take advantage of US hegemony and the mutual convergences to establish the best possible option for itself. हाँ, उसको लगता है कि Opposing अमेरिका को the दोस्त US बनाकर, एक लाइन पढ़ के रुको बेटा, अमेरिका को दोस्त बनाकर इंडिया भी पावरफुल हो जाएगा और अपनी पॉलिसीज खुद बना पाएगा। एक बात और कही, क्या किरण? opposing the US, they urge it is a futile strategy that will only hurt India in the long run. हाँ, अगर उसने कहा अपोज किया ना अमेरिका को तो इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मीनिंग लिखो यूजलेस, तो और कुछ नहीं है, खाली इंडिया विल इंक्रीज इट विल हर्ट इंडिया इन लॉन्ग रन। अगर दुश्मन बनाया तो क्या होगा, आगे जाके इंडिया पछताएगा। जहां पर लिखा ना फर्स्ट पॉइंट दोज इंडियंस, आप अपने हाथ से यहाँ लिखो फर्स्ट पॉलिसी। जो लोग कहते हैं इंडिया अमेरिका को फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, सेकंड पे आओ, अदर एनालिस्ट, यहाँ पर लिखो सेकंड पॉलिसी। जो कहते हैं कि इंडिया अमेरिका को इकट्ठा होना चाहिए, दुश्मनी करके कुछ नहीं मिलना अमेरिका से। चलो थर्ड पॉलिसी, आप खुद ही लिख लो पहले थर्ड पॉलिसी, ये क्या कहते हैं? तन्वी पढ़ो बेटा, थर्ड ग्रुप क्या कहता है? एक तो कहता है साथ आओ, एक कहता है साथ ना रहो अमेरिका के, ये थर्ड ग्रुप क्या कहता है तन्वी? A third group of analysts would advocate that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. Over time, this coalition would become more powerful and may succeed in weaning the hegemon away from its dominating ways. तीसरा ग्रुप कहता है अमेरिका को छोड़कर इंडिया को और सारे कंट्रीज के साथ मिलकर कोलिशन बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए और फिर अमेरिका को वक्त आने पर पीछे कर देना चाहिए। तो ये तीनों की स्ट्रेटेजी थी। अच्छा, अब हमारे रिलेशन कैसे हैं? तन्वी सम अप करो। India-US relations are perhaps too complex to be managed by a single strategy. India needs to develop an appropriate mix of foreign policy strategies to deal with the US. ना तो हम पहली पॉलिसी अपनाएंगे, ना दूसरी और ना तीसरी। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी को पावरफुल नहीं होने देंगे, हम पे कोई हावी नहीं होएगा, जैसा हमें ठीक लगेगा हम वैसा करेंगे। तन्वी ने ये सम अप कर दिया। चलो, ये थे हमारे इंडो यूएस रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक डिलीटेड, नाउ चैप्टर फिनिश। हैप्पी? मजे हो गए ना आपके? तो इसमें से हमने कुछ भी खास नहीं करना था। दो टॉपिक न्यूली एडेड है, दैट आर नॉट इन टेक्स्ट बुक, वो आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं है, वो मैं करवाऊंगी, वो मैं आपको नोट्स दूंगी, ठीक है, बट नॉट टुडे। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आ जाओ एनसीईआरटी पे।
Which among the following statements about hegemony is incorrect? अब hegemony क्या है वो आपको पता है. Now take 30 seconds and mark. मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ, आप खुद पिक करो. 3 बातें सही हैं, एक बात सही नहीं है हेजीमनी को लेकर. Can be done? Okay. Tell me answer. Ma'am, I think it is number 4, D. Yes, yes. D is correct answer. Hegemony, hegemonic position is fixed. Once a hegemon, always a hegemon. ऐसा होता है वैसे? ये इनकरेक्ट है. आज का हाल देख लो, आपकी बुक्स पुरानी प्रिंट हुई है. हाँ, परम मानता है तो इस बात को. इसका मतलब क्या इस लाइन का? परम बहुत बढ़िया लाइन कह दी है इन्होंने. परम इसका मतलब बता जरा. Yes, ma'am. Hegemonic position is fixed. Once a hegemon, always a hegemon. This is incorrect. तन्वी ने बताया ये incorrect है. इसका मतलब बता. मैम ये फिक्स होती, मैं चेंज नहीं होती. हाँ, तो एक बार ये फिक्स होगी तो इसे कोई चेंज नहीं कर सकता. वैसे ऐसा होता है. दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मैम, आपने अभी बोला. हाँ, इनकरेक्ट होती है. हेजीमनी कभी एक नहीं रहती किसी की. नाउ अमेरिका वाज द पावरफुल कंट्री आफ्टर कोल्ड वॉर. हम मानते हैं सोवियत यूनियन को उसने हरा दिया था, पर एक हेजीमन हमेशा हेजीमन नहीं रहता. आज अमेरिका का क्या हाल है? आज नहीं है वो पावरफुल. इंडिया कैसा था पहले? आज हम पावरफुल हैं. चाइना कैसा था? आज चाइना पावरफुल है. जापान को बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने जब 2 बॉम्ब गिराए थे. बट आज जापान वर्ल्ड पावर बनने वाला है, और अमेरिका जो सुपर पावर था आज घुटनों पर आ गया है कोरोना वायरस की वजह से. तो जरूरी नहीं है कि एक जो हेजीमोन है हमेशा हेजीमोन रहे. थैंक यू तन्वी. हाँ जी, नाउ सेकंड. Which among the following statement is wrong about contemporary world order? Contemporary world order क्या होता है? पूरी दुनिया का की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं. हाँ परम. मैम इसका थर्ड आंसर है सी. स्टेट्स आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अनदर. हाँ, स्टेट्स आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट वन अनदर. ये इनकरेक्ट है. ऐसा कभी नहीं होता. एक दूसरे के खिलाफ हम ऐसे आर्टिकल यूज कर सकते हैं. तो सी इज इनकरेक्ट. सी इज रॉन्ग. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Which among the following statement is wrong? ये छोड़ो, ये हमने करना नहीं है, ये मैंने करवाया नहीं है. Leave this. This is deleted. 4th, 5th, then 6th ऑपरेशन ये भी नहीं कर पाएंगे. Nothing. We will not do any question. अब ये नहीं करना. Now tomorrow देखते हैं what we will start. We will start our newly added topic from this chapter US hegemony से, या फिर हम नया चैप्टर शुरू करें. वैसे आप क्या कहते हो? You want to start newly added topic or you want to start next chapter alternative centers? हाँ मुस्कान. From next chapter. चलो नेक्स्ट कल शुरू कर लेंगे. फिर करना है आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज, है ना? जस्ट ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा. चलो ईशा शुरू करो बेटा. न्यूली एडिट टॉपिक है वो बाद में कर लेंगे यूएस हेजीमनी के. तो चैप्टर शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. ईशा शुरू कर बेटा. ओवरव्यू. बड़ा कुछ अजीब आप फोटो देख रहे हो. आप कैन यू सी दीस फोटोग्राफ्स? इनको ध्यान से अच्छे से देखो. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा जब तक मैं समझाऊंगी नहीं. सुखमन ने कोशिश करी थी, बेचारी कहती मुझे कुछ नहीं समझ आया.
चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ समझ नहीं आने वाला। ईशा बेटा, यू विल रीड द कैप्शन बिलो दीज टू पिक्चर्स। पहले इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये क्या है, ऊपर क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है। और लिखा है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल। ब्रॉडकास्ट, आजकल तो ये वर्ड काफी कॉमन हो गया, पता ही होगा ब्रॉडकास्ट क्या होता है। द सोशलिस्ट रोड, सोशलिज्म आ जाएगा सबके लिए। परफॉर्मेंस बाय द कल्चरल ट्रूप ऑफ द Langchon and nationality autonomous Chaosetian province. This is not our language. चलो अब ये दोनों की दोनों पिक्चर के नीचे जो लिखा, ईशा ध्यान से पढ़ो। वैसे आपको ये कौन सी लैंग्वेज लग रही है जो लिखा द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल? मुस्कान, कौन सी लैंग्वेज लग रही है? ये चाइनीज। हाँ, ये चाइनीज लैंग्वेज है। बड़ा खराब कंट्री है। अब हम चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाइना कहता सोशलिज्म आ जाना चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले ना इस चैप्टर का नाम क्लियर करो, फिर मजा आएगा पढ़ने का। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ठीक है, पर हम मजे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें से आपको ये लगा ना कि एक दो टॉपिक मिस हो गए तो फिर आपको आगे समझ नहीं आने वाली है। ये चैप्टर है, अब पीछे हमने देखो सारी की सारी बुक ना सीबीएसई इंटरलिंक्ड बनाता है। वन चैप्टर इज लिंक्ड, ऑलवेज लिंक्ड विद अनदर वन। हाँ, सेकंड चैप्टर इज ऑलवेज लिंक्ड विद द थर्ड वन। वैसे यूएस हेजीमनी मैंने करवाना नहीं था, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ये डिलीटेड है, बट मैंने करवाया क्योंकि दिस चैप्टर वाज इंटरलिंक्ड विद द प्रीवियस वन एज वेल एज द नेक्स्ट वन। अब इंडेक्स पेज पे आओ जरा, मुस्कान भी देख रही है, मुस्कान की नकल करें। इंडेक्स पेज पे आओ जरा, मैं बताती हूँ। नाउ सी, फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वॉर। आप लोग पढ़ने वाले थे कोल्ड वॉर, है ना, पढ़ लिया हमने कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जब शुरू हुई, दो ग्रुप बन गए, तीसरा ग्रुप बन गया था नैम, हम किसी में शामिल नहीं हुए थे। यू नो द होल स्टोरी, मेनी टाइम्स आई टोल्ड। देन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो वर्ल्ड बन गए थे, फिर एक खत्म हो गया था, एक ही वर्ल्ड रह गया और एक ही सुपर पावरफुल कंट्री रह गई थी, अमेरिका। थर्ड चैप्टर पढ़ लिया हमने अमेरिका के बारे में। भाई छा गया अमेरिका, सॉफ्ट पावर, मिलिट्री पावर, स्ट्रक्चरल पावर, हार्ड पावर, छा गया अमेरिका। हाँ, हम फिर भी अमेरिका के साथ नहीं थे, हमने डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाई। जब जब जहां जहां जरूरत होगी हम अमेरिका के फ्रेंड भी बन जाएंगे, पर हम दुश्मन नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्थ चैप्टर है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। एक बार याद है हमने कहा था दैट द वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर, है ना तो यूनिपोलर होना चाहिए ना बाइपोलर होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए। तो ये चैप्टर आ गया ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आप बताओ फिर पावरफुल कंट्री कौन कौन से बने? ऑल्टरनेटिव आपके पास है इंडिया, चाइना, इजराइल, ब्राजील, ब्रिटेन, जापान, कौन से कंट्रीज बनेंगे? बाकी आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है, विच कंट्री विल बी पावरफुल इन द वर्ल्ड? आपसे पूछे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हो आप, अमेरिका, सोवियत यूनियन, रशिया, इंडिया, चाइना, सब पता है आपको। चलो एक एक करके पूछते हैं। मुस्कान, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में विच कंट्री विल बी पावरफुल? इफ यू वांट टू नेम 2-3 कंट्रीज यू कैन। मैम जापान और इंडिया। बोथ करेक्ट। अगर थर्ड नाम पूछूं तो बता। थर्ड मैम इंग्लैंड। अरे चाइना भी कह दे। चाइना, चलो चाइना ले लो। हाँ, चाइना ले लेते। किरण तू बता, तुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में 2021 के बाद 22 या अदर टाइम में कौन से कंट्रीज ज्यादा पावरफुल? ऑल्टरनेटिव्स आपके पास है, कितने सारे कंट्रीज के नाम दे दो। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू क्लियर द हेडिंग ऑफ द लेसन। आपको ये ना लगे कि हाय पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। आपको पता क्या, वन टाइम ना 2 years back we have read the whole chapter US hegemony. हाँ, and one student from that previous class was not aware about the meaning of hegemony. बताओ, सारा चैप्टर पढ़ के अगर हमें हेजीमनी क्लियर नहीं है, अभी परम ने बता दिया ना, हेजमॉन, एक कंट्री हेजमॉन नहीं बनेगा, कोई भी कंट्री हेजमॉन बन सकता है।
है ना? तो द नेम ऑफ द चैप्टर मस्ट बी क्लियर टू यू, है ना किरण? अभी है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आप बताओ ना कि पावरफुल कंट्रीज कौन कौन से हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, कितने सारे कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। हाँ जी, पाकिस्तान का नाम मत लेना। हाँ हाँ, तू बता मुझे किरण। मैम इंडिया भी बनेगा, चाइना बन सकता है, जापान बन सकता है। हाँ Yes, क्या? ma'am. सभी डिवेलप कर रहे हैं अभी। हाँ, इंडिया, चाइना, जापान, दोज नेम तो मुस्कान हैज टेकन। हाँ मुस्कान बेटा। यस मैम। मैम रशिया भी बन सकते हैं। रशिया भी बन सकता है। ओके अच्छा, मुस्कान ने रशिया कह दिया, वंडरफुल नेम। अभी हमने रशिया से काफी कुछ लिया, पैसा भी दिया, पर फिर भी हम थैंकफुल हैं। शुक्र है मुस्कान ने रशिया का नाम ले दिया। रशिया से तो हमने एक मेडिसिन भी मंगवा ली कोरोना वायरस की। कैन यू टेल मी द नेम? उस इंजेक्शन का नाम क्या है? 2 इंजेक्शन तो थे ही हमारे पास। जो रशिया से मंगवाया उसका नाम क्या है? परम पता है? स्पुतनिक। ये तीसरा वैक्सीनेशन हमने रशिया से मंगवाया। चलो जी, चाइना, जापान, रशिया, इंडिया, वेरी गुड। और किसी से पूछे जरा। हाँ ईशा, और कौन सा कंट्री बन सकता है? मैम यही है मैम, जो कंट्री अच्छे से डेवलप्ड होगी वो कंट्री पावरफुल बन सकती है। बता ना फिर, तू गेस लगा, शायद तेरी भविष्यवाणी सही निकले। यही पता है, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान। तन्वी, तू कोई कंट्री ऐड करेगी? मैम आई थिंक यूएस भी हो सकता है। ठीक है, यूएस भी हो सकता है। हाँ मुस्कान? हम ऑस्ट्रेलिया भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, हम कह सकते हैं। छोटा सा है बेचारा पर वो देश। हाँ सुखमन? मेरे ख्याल से कनाडा। अच्छा, कनाडा। कनाडा बेचारा बड़ा पीसफुल पंजाबी। कंट्री है, बड़ा शांति प्रिय देश है कनाडा। ठीक है, चलो अब ना जहां पर लिखा ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 दिन तक यही बात चलेगी, रोज मैं आपसे पूछूंगी। वेयर इट इज रिटन ना ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यहाँ पर ना अपने हाथ से ना ऊपर करके लिख लो एक टर्म, ब्रिक्स। कैपिटल लिखना BRICS। B कैपिटल, R कैपिटल, I कैपिटल, C कैपिटल और S, ब्रिक्स। लो जी, ये वाले कंट्रीज पावरफुल बनने वाले हैं आगे जाके, ये हमें लगता है। दिस इज न्यूली एडेड टॉपिक इन द सिलेबस। अब ये तो आप ऑल्टरनेटिव सेंटर्स पढ़ रहे हो ना पुरानी बुक के, ये भी हम पढ़ेंगे, बट दिस टॉपिक इज न्यूली एडेड। आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। नाउ राइट B फॉर ब्राजील, फटाफट लिखते जाओ। आपने इसी का नाम नहीं लिखा। R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना,
and S for South Africa. ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में हमें लगता है कि ये पावरफुल कंट्रीज बनने वाले हैं, सुपर पावरफुल कंट्रीज। चलो, now I am going to show you one picture. आपको ये फोटो नजर आ रही मेरे फोन से। These 5 countries, हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, पता नहीं आगे जाके फ्यूचर में कौन सा कंट्री पावरफुल बन जाए। कैन यू सी दिस पिक्चर? आपको मैं दिखाऊंगी फोटो प्रिंट आउट लेकर, वो भी मैं दिखाऊंगी। नाउ सी दीज 5 मेंबर्स ऑफ द कंट्री। आपको हमारे मेंबर नजर आए? हमारे कंट्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नजर आया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। फर्स्ट पे कौन है, कुछ नजर आया? शी जिनपिंग। सेकंड पे रशिया, ये मैं करवाऊंगी आपको सारा, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज आगे जाके पावरफुल होने वाले हैं। ब्राजील तो सोचा भी नहीं होगा आपने, साउथ अफ्रीका भी वैसे बाद में जुड़ा आके, एकदम से ये कंट्री काफी ज्यादा एडवांस हो गया, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास एंड टुमारो वी विल स्टार्ट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अमेरिका तो गया, सोवियत यूनियन पहले चला गया था, देखते हैं आगे कौन पावरफुल बनता है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू बेटा।